पिछले वीडियो में हमने बाबा साहब को जाति पांच तोड़क मंडल द्वारा प्राप्त सभी पत्रों के बारे में जाना है। श्रीहर भगवान से प्राप्त पत्र से बाबा साहब को पता चला कि उनके व्याख्यान से आहत होकर सम्मेलन को ही रद्द कर दिया गया है। इससे बाबा साहब को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु वे दुखी जरूर हुए और इसके जवाब में उन्होंने जो उत्तर भेजा वह इस प्रकार है। प्रिय श्रीहर भगवान, 27 अप्रैल 1936 मुझे आपका 22 अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। मुझे खेद है कि यदि मैंने अपने भाषण को संपूर्ण रूप में छापे जाने का आग्रह किया तो जात पांच तोड़क मंडल की स्वागत समिति सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगी। इसके उत्तर में मैं सूचित करना चाहता हूं कि यदि मंडल मेरे भाषण में अपनी परिस्थितियों के अनुकूल काट छांट करने पर जोर देगा तो मैं भी सम्मेलन को रद्द कराना चाहूंगा। मैं निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना पसंद नहीं करता। आप मेरे इस निर्णय को पसंद नहीं करेंगे, किंतु मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्मान की खातिर उस आजादी का त्याग नहीं कर सकता जो प्रत्येक अध्यक्ष को अपने भाषण को तैयार करने में मिलनी चाहिए। मैं मंडल को खुश करने के लिए अपने उस कर्तव्य को भी तिलांजलि नहीं दे सकता जो किसी सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को सही और उचित मार्गदर्शन करने के लिए प्राप्त होती है। यह एक सिद्धांत का प्रश्न है और मैं महसूस करता हूं कि मुझे किसी भी प्रकार से इससे समझौता नहीं करना चाहिए। स्वागत समिति ने जो निर्णय लिया है, मैं उसके औचित्य के बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ता चाहता था, किंतु चूंकि आपने ऐसे कुछ कारण दिए हैं जिनसे मुझ पर दोष आरोपित होता है, इसलिए मैं उनका उत्तर देने के लिए मजबूर हूँ। सबसे पहले मुझे उस धारणा को दूर कर देना चाहिए कि भाषण के उस अंश में व्यक्त विचार जिन पर समिति ने आपत्ति की है, मंडल के सामने अचानक ही उपस्थित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि श्री संत राम इस बात की पुष्टि करेंगे। मेरा कहना है कि उनके एक पत्र के उत्तर में मैंने कहा था कि जाति प्रथा को तोड़ने का वास्तविक तरीका अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर जाति प्रथा की नींव रखी गई है। और श्री संत राम ने इसके प्रत्युत्तर में मुझसे उस बात को स्पष्ट करने को कहा था और माना था कि यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है। श्री संत राम के इस अनुरोध के उत्तर में मैंने सोचा कि उनको लिखे गए अपने पत्र के एक वाक्य में जो बात मैंने कही थी उसे अपने भाषण में विस्तार से समझा देना चाहिए। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जो विचार मैंने व्यक्त किए हैं वे नए हैं। किसी भी प्रकार से ये विचार श्री संत राम, जो आपके मंडल की जान और उसके प्रमुख मार्गदर्शक हैं, के लिए नए नहीं हैं। परंतु मैं इससे भी आगे ये कहता हूँ कि मैंने अपने भाषण का यह अंश केवल इसलिए नहीं लिखा है कि मैंने ऐसा करना वांछनीय समझा है, बल्कि इसलिए लिखा है कि तर्क को पूरा करने के लिए ऐसा करना बेहद आवश्यक है। मुझे ये पढ़कर आश्चर्य हुआ कि भाषण के जिस अंश पर आपकी समिति को आपत्ति है उसे आप अंशगत और अप्रासंगिक बताते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक वकील हूं और प्रासंगिकता के नियमों को उतनी अच्छी तरह जानता हूं जितना कि आपकी समिति का कोई सदस्य जानता है। मैं जोर देकर कहता हूं कि जिस अंश पर आपत्ति की गई है वह न केवल सबसे अधिक प्रासंगिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। भाषण के उसी अंश में मैंने जाति प्रथा को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपायों का विवेचना किया है। ये हो सकता है कि मैं जाति प्रथा को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपाय के रूप में जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वह चौंकाने वाला और कष्टकारी हो। आपको ये कहने का अधिकार है कि मेरा विश्लेषण गलत है, किंतु आप यह नहीं कह सकते कि जाति प्रथा की समस्या से संबंधित किसी भाषण में मुझे इस बात की छूट नहीं है कि मैं इस मुद्दे पर विचार करूं कि जाति प्रथा को कैसे नष्ट किया जा सकता है। आपकी अन्य शिकायत भाषण की लंबाई को लेकर है। मैंने स्वयं भाषण में ही इस आरोप के दोष को स्वीकार किया है, किंतु इसके लिए वास्तविक जिम्मेदार कौन है? मुझे खेद है कि आपसे देर में संपर्क हुआ, नहीं तो आपको इस बात की जानकारी हो जाती कि मूल रूप से मैंने अपनी ही सुविधा के लिए एक संक्षिप्त भाषण लिखा था, क्योंकि एक विस्तृत शोध प्रबंध तैयार करने का न तो मेरे पास समय ही था और न ही शक्ति थी। मंडल ने ही मुझसे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने का अनुरोध किया था और मंडल ने ही जाति प्रथा के संबंध में प्रश्नों की एक सूची मुझे दी थी।
तथा मुझसे अनुरोध किया था कि मैं अपने भाषण में इनका उत्तर दूं, क्योंकि प्रायः इन्हीं प्रश्नों को मंडल तथा उसके विरोधियों के बीच विवाद में उठाया जाता है और मंडल को इनका संतोषजनक उत्तर देने में कठिनाई होती है। इस संबंध में मंडल की इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयास में भाषण इस सीमा तक लंबा हो गया है। जो कुछ मैंने कहा है उसे देखते हुए मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भाषण के लंबा होने का दोष मेरा नहीं है। मुझे यह आशा नहीं थी कि आपका मंडल इससे इतना परेशान होगा, क्योंकि मैंने हिंदू धर्म के विनाश की बात कही है। मैं समझता था कि केवल मूर्ख ही शब्दों से घबराते हैं, किंतु ऐसा न हो कि लोगों के मन में कोई गलत धारणा उत्पन्न हो। इसके लिए मैंने इस बात को स्पष्ट करने का भारी प्रयास किया है कि धर्म और धर्म के विनाश से मेरा क्या अभिप्राय है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाषण पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति मुझे गलत नहीं समझ सकेगा। साथ में दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद आपका मंडल मात्र धर्म के विनाश आदि शब्दों से इतना भयभीत हो गया। इससे मंडल के प्रति मेरी श्रद्धा में कोई वृद्धि नहीं हुई। ऐसे व्यक्तियों के प्रति किसी को भी कोई श्रद्धा या सम्मान नहीं हो सकता जो सुधारक बनकर भी उस स्थिति के तर्कपूर्ण परिणामों को देखना भी पसंद नहीं करते। इन्हें अकेला ही चलने दो। आप मानेंगे कि मैंने अपने भाषण को तैयार करने में किसी भी प्रकार से सीमित होना कभी स्वीकार नहीं किया और इस प्रश्न पर कि भाषण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, मेरे और मंडल के बीच विचार विमर्श नहीं हुआ। मैं सदा यह मानकर चला हूँ कि मैं अपने भाषण में उस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। वास्तव में 9 अप्रैल को बम्बई में आपके आने तक मंडल को ये पता नहीं था कि किस प्रकार का भाषण तैयार कर रहा हूँ। आप जब बम्बई आए तो मैंने स्वेच्छा से बताया था कि मुझे इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि मैं दलित जातियों द्वारा धर्मांतरण के संबंध में अपने विचारों की वकालत करने के लिए मंच का उपयोग करूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने भाषण को तैयार करने में ईमानदारी से उस वायदे को निभाया है। अप्रत्यक्ष रूप से एक सरसरी तौर पर दिए गए इस संदर्भ के अलावा कि मुझे अफसोस है कि मैंने हिंदू समाज से अलग होने का निर्णय कर लिया है और एक हिंदू के रूप में यह मेरा अंतिम भाषण है और आगे हिंदू के रूप में यहाँ नहीं रहूँगा आदि विषय के बारे में मैंने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है। जब मैं ये देखता हूँ कि आपको इस प्रकार के सरसरी और इतने अप्रत्यक्ष संदर्भ पर भी आपत्ति है तो मैं ये प्रश्न पूछने के लिए बाध्य हूँ कि क्या आपने ये सोचा है कि मैं आपके सम्मेलन की अध्यक्षता करने की खातिर दलित वर्गों द्वारा धर्म परिवर्तन संबंधी अपने विचारों को छोड़ने या स्थगित रखने के लिए सहमत हो जाऊंगा? यदि आपने ऐसा सोचा है तो मैं आपसे कहूंगा कि यह आपकी भूल है और इसके लिए मैं किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हूँ। यदि आप में से कोई इस बात का संकेत भी कर देता है कि आप मुझे अध्यक्ष चुनकर जो सम्मान दे रहे हैं उसके बदले में मुझे धर्म परिवर्तन के अपने कार्यक्रम में अपने विश्वास का परित्याग करना पड़ेगा, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता कि मुझे आपके द्वारा दिए जाने वाले किसी सम्मान की अपेक्षा अपने विश्वास की कहीं अधिक परवाह है। आपके 14 तारीख के पत्र के बाद आपका ये पत्र मेरे लिए एक आश्चर्य है। मुझे विश्वास है कि जो कोई भी इन्हें पढ़ेगा ऐसा ही महसूस करेगा। स्वागत समिति द्वारा इस प्रकार के अचानक अपने रुख में परिवर्तन करने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हो सकता। जब 14 तारीख को आपने पत्र लिखा था तो उस समय समिति के सामने जो कच्चा प्रारूप था उसमें और अंतिम प्रारूप जिस पर आपने अपने पत्र में स्वागत समिति का निर्णय सूचित किया था के सार रूप में कोई अंतर नहीं है। आप अंतिम प्रारूप में एक भी ऐसा नया विचार नहीं बता सकते जो पहले वाले प्रारूप में न हो। वे ही समान विचार हैं। अंतर केवल ये है कि उन्हें अंतिम प्रारूप में अधिक विस्तार के साथ रखा गया है। यदि भाषण में कोई आपत्तिजनक बात थी तो आप उसे 14 तारीख को बता सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। उल्टे आपने मुझसे 1000 प्रतियां छपवाने के लिए कहा और यह बात मुझ पर छोड़ दी कि मैं आपके द्वारा सुझाए गए मौलिक परिवर्तनों को स्वीकार करूं या न करूं। इसीलिए मैंने 1000 प्रतियां छपवा लीं, जो अब मेरे पास पड़ी हैं। 8 दिन बाद आप ये बताने के लिए लिखते हैं कि मंडल को भाषण पर ऐतराज है और यदि उसमें संशोधन नहीं किया गया तो सम्मेलन रद्द कर दिया जाएगा।
आपको ज्ञात होना चाहिए था कि भाषण में परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। जब आप बम्बई में थे तो मैंने आपको बताया था कि मैं उसमें एक विराम का भी परिवर्तन नहीं करूंगा और अपने भाषण को किसी भी तरह काट छांट किए जाने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको मेरे भाषण को जैसा वह मेरे पास से आएगा वैसा ही स्वीकार करना होगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि भाषण में व्यक्त विचारों की जिम्मेदारी पूर्णतः मेरी होगी, और यदि सम्मेलन उन्हें पसंद नहीं करेगा और उनकी निंदा करने का प्रस्ताव पास करेगा, मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। मैं आपके मंडल को अपने विचारों की जिम्मेदारी के भार से मुक्त करने और साथ ही अपने आप को सम्मेलन के साथ अधिक न उलझाने के लिए इतना आतुर था कि मैंने आपको सुझाव दिया था कि मेरी इच्छा है कि मेरे भाषण को अध्यक्षीय भाषण के रूप में नहीं बल्कि उद्घाटन भाषण के रूप में माना जाए और मंडल की अध्यक्षता के लिए किसी और व्यक्ति की तलाश कर लें तथा प्रस्तावों से निपट लें। 14 तारीख को आपकी समिति के अलावा और कोई भी व्यक्ति निर्णय लेने की बेहतर स्थिति में नहीं था, किंतु समिति ऐसा नहीं कर सकी और इस दौरान मुझे छपाई की लागत उठानी पड़ गई, जिसे मुझे विश्वास है कि आपकी समिति को थोड़ी अधिक दृढ़ता से बचाया जा सकता था। मेरा विश्वास है कि मेरे भाषण में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनकी आपकी समिति से कोई लेना देना नहीं है। अनेक कारणों से मुझे विश्वास करना पड़ रहा है कि अमृतसर में आयोजित सिख प्रचार कांग्रेस में मेरी मौजूदगी स्वागत समिति द्वारा किए गए निर्णय का एक बड़ा कारण थी। समिति ने 14 और 22 अप्रैल के बीच अपने निर्णय में जो अचानक परिवर्तन किया, उसका और कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। फिर भी मैं अब इस विवाद को अधिक लंबा नहीं खींचना चाहता और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तत्काल घोषणा कर दें कि मेरी अध्यक्षता में होने वाले सम्मेलन का अधिवेशन रद्द हो गया है। अब सारी गरिमा समाप्त हो चुकी है और यदि आपकी समिति मेरे भाषण को इसके वर्तमान संपूर्ण रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत भी हो जाए, तब भी मैं इसकी अध्यक्षता नहीं करूंगा। भाषण तैयार करने में उठाए गए मेरे कष्टों के लिए आपने जो सराहना की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर किसी को नहीं तो मुझे इस श्रम से निश्चय ही लाभ मिला है। मुझे खेद केवल इसलिए है कि मुझे ऐसे समय पर इतना कठोर परिश्रम करना पड़ा, जिसे मेरा स्वास्थ्य सहन नहीं कर सकता था। आपका भीमराव अंबेडकर। अंततः इन सभी पत्रों में दर्शाए गए कारकों से उन कारणों का पता चल जाता है जिनकी वजह से मंडल द्वारा अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति रद्द की गई थी और श्रोता ये जानने की स्थिति में हो चुके हैं कि इसका दोष किसको दिया जाना उचित है। आगे बाबा साहब अपनी अमूल्य कृति जाति प्रथा उन्मूलन में लिखते हैं कि मैं समझता हूं कि यह पहला अवसर है जब किसी स्वागत समिति द्वारा किसी अध्यक्ष की नियुक्ति को इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि वह अध्यक्ष के विचारों को स्वीकार नहीं करती। चाहे ऐसा हो या न हो, किंतु निश्चय ही मेरे जीवन में ये पहला अवसर है जबकि सवर्ण हिंदुओं के किसी सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था, और मुझे अफसोस है कि एक त्रासदी में इसका अंत हुआ। किंतु ऐसे कठोर संबंधों से कोई भी क्या आशा कर सकता है जहां सवर्ण हिंदुओं के सुधारवादी और अछूतों के आत्मसम्मानी वर्ग के बीच रिश्ते इतने कठोर हों कि सवर्ण हिंदुओं को अपने कट्टरपंथी साथियों से अलग होने की कोई इच्छा ही न हो और आत्मसम्मानी अछूत वर्ग के पास सुधारों पर जोर देने के अलावा कोई विकल्प ही न बचा हो। यदि आपको इस चैनल द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो इन्हें कहीं भी किसी भी महिला या पुरुष को शेयर कर सकते हैं या इन वीडियोस के किसी भी अंश को शेयर कर सकते हैं। ये सभी बहुजन समाज के हित की जानकारी है जो बहुजनों को जरूर जानना चाहिए। ऑडियो वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि बहुजनों के हित की कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं।